नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के जबलपुर की, जहां पर सीएम शिवराज सिंह की तरफ से फ्लाईओवर के एक भाग का उद्घाटन किया गया है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान जबलपुर पहुंचे। उन्होंने मदन महल दमोह नाका एलिवेटेड फ्लाईओवर के एक भाग का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह ने कहा, जबलपुर मदन महल में दमोह नाका तक बनने वाला 7 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर जबलपुर के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मदन महल में रानी दुर्गावती जी के स्मारक पर 100 करोड़ से बनने की भी भूमि पूजन की बात कही, जहां इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान पिछली कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसे। जबलपुर विकास की दृष्टि से देश में बहुत तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। आज ही 460 करोड़ रुपए का हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग का शिलान्यास महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी ने किया है। 100 करोड़ रुपए का रानी दुर्गावती जी का, जो हमारा गर्व है, गौरव है, आन बान है, उनका स्मारक जबलपुर में बनाया जाएगा। 5000 करोड़ से ज्यादा रुपए का रिंग रोड बन रहा है। 300 करोड़ का अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन बन रहा है। 400 करोड़ का एयरपोर्ट बन रहा है। जियोलॉजिकल पार्क बन रहा है। 200 करोड़ का आईटी पार्क बन रहा है। एक नहीं अनेक। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के बेतिया की, जहां नवोदय स्कूल के छात्रों ने धमाल मचा दिया है। ओलंपियाड में सबने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो बेतिया के जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय वृंदावन के बच्चों का धमाल देखने को मिला, जहां प्रभारी प्रिंसिपल रविंद्र प्रताप से मिली जानकारी के मुताबिक स्कूल के बच्चों ने नेशनल साइंस ओलंपियाड और इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। 2 विद्यार्थियों को मेडल ऑफ डिस्टिंक्शन मिला है, जबकि 12 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल ऑफ एक्सीलेंस मिला है। स्कूल के साइंस टीचर विश्व मोहन प्रसाद ने बताया है कि कक्षा 9वीं की छात्रा तान्या कुमारी सर्वाधिक अंक के साथ सबसे पहले, जबकि साबिर खान दूसरे नंबर पर रही। दूसरे चक्र की परीक्षा में नेशनल साइंस ओलंपियाड में 3 को जोनल एक्सीलेंस, 11 विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्राप्त हुआ है। इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में 1 को जोनल एक्सीलेंस और 11 विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्राप्त हुआ। बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के आरा की, जहां बिहार के सिंगर पवन अपनी तलाक के मामले में कोर्ट पहुंचे। तो भोजपुरी फिल्म अभिनेता और सिंगर पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का कोर्ट में तलाक का मामला चल रहा है। दोनों पति पत्नी आरा कोर्ट पहुंचे। दरअसल आरा फैमिली कोर्ट में भोजपुरी फिल्म के पावर सुपरस्टार पवन सिंह ने अपनी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक की अर्जी दी थी। इसे लेकर आज दोनों कोर्ट में हाजिर हुए। इस दौरान पवन सिंह को देखने के लिए कोर्ट परिसर में उनके समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। समर्थक पवन भैया जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए। सुरक्षा के भी इस दौरान पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। कैंसिलेशन था दोनों पक्ष के मध्य में। तो जहां तक सवाल है कि हम लोगों ने तलाक का मुकदमा दायर किया है, तो हम लोगों ने कहा कि 1 टाइम सेटलमेंट कर लीजिए। एक बार जो आपको ये है हम लोग जमा कर देते हैं और तलाक कर लिया जाए। तो यही स्थिति है हम लोगों के समक्ष है। माननीय न्यायाधीश महोदय ने दोनों पक्ष से बातचीत किया और न्यायाधीश महोदय ने कहा कि 1 टाइम सेटलमेंट की बात है, तो 1 टाइम सेटलमेंट कर लिया जाए। आज चल रहा था रिकॉन्सिलिएशन के मैटर पर। दोनों आदमी को साथ न्यायालय ने रखा, बातचीत की आपस में। तो हम लोग से था, हम लोगों का बात, भाई 10 करोड़ रुपया, जिसमें 8 करोड़ तक हम लोग रखे थे। 8 करोड़ मिलेगा तो हम लोग तब से यह कर रहे थे। आपसी हम लोग की जो बात हुई थी, लेकिन कोर्ट में बात चली तो लोगों ने कहा, जी साहब नहीं, हम रहने के लिए एक मकान दे देंगे उनको और उनको पढ़ाई लिखाई का सारा पैसा एकमुश्त दे देंगे। तो हम लोगों ने उसको इनकार किया, हम लोग को माने नहीं। रिकॉन्सिलिएशन हुई, फेल कर गया। लेकिन तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के नरकटियागंज की, जहां पर जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्या को सुना। तो पश्चिम चंपारण जिले में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया,
डीएम और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने गौनाहा के जमुनिया और नरकटियागंज के भक्त पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। जिलाधिकारी ने बताया कि जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन इसलिए किया गया था ताकि पदाधिकारी और लोगों के बीच संवाद कायम हो सके। साथ ही जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाए। अधिकारियों को जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मिली शिकायतों का जल्द समाधान करने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो इंदौर में मनरेगा की मजदूरी और कई मामलों को लेकर ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है। तो इंदौर के धुलेट गांव के लोग कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे और समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। लोगों का कहना है कि उन्हें पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा है और न ही राशन की समस्या का हल हो रहा है। गांव के सरपंच और सचिव केवल आश्वासन दे रहे हैं। एसडीओ को दिए ज्ञापन के जरिए लोगों ने कहा है कि जिन लोगों के पास मकान नहीं है उनके आवास पीएम आवास योजना के तहत बनवाए जाने चाहिए। लेकिन अपात्र लोगों के मकान पीएम आवास योजना के तहत बनवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सितंबर महीने का राशन अभी तक न मिलने की शिकायत ग्रामीणों ने की है। साथ ही मनरेगा की मजदूरी न मिलने को भी लेकर भी शिकायत ग्रामीणों ने की है। तो सबसे पहले एक समस्या हमारी ये है कि हमारा जो गांव है वो पंचायत से करीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर है। सरकार के अनुसार वो राशन हमें ग्राम पंचायत से लेना है, तो जिसमें महिलाएं 6 किलोमीटर दूर जाके वो राशन अपने सिर पे ढो के लाना उनके लिए वो अब पॉसिबल नहीं है। पहले राशन पास में मिलता था 1 किलोमीटर दूर के, तो उसी संदर्भ में हमने ये दिया है कि जहाँ से हमको पहले राशन प्राप्त होता था वहीं से अब राशन प्राप्त हो। पहले ग्राम बाउलिया खुर्द से प्राप्त होता था हमें, जो कि हमारे गाँव से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहाँ तक सभी महिलाएं जा सकती थी। और दूसरा हमारा ये था कि नल जल योजना के तहत जो पानी हमारे घरों में आ रहा है वो काफ़ी दूषित पानी आ रहा है, जिससे कि बच्चे और महिलाएं बीमार हो रही हैं। जिससे हमने ये शिकायत मंत्री और सचिव को करी। ये नर्मदा का नहीं होता, गांव में नर्मदा का पानी नहीं है। गांव में जो पानी आ रहा है वो बोरिंग का आ रहा है और टंकी भी उसकी साफ मतलब समय से साफ नहीं हो रही, जिस कारण से। तो बेटे बात बिहार के आरा की कर लेते हैं, जहाँ दोबाहा बाजार में फायरिंग का मामला सामने आया। इस दौरान एक साइकिल दुकानदार को गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ। तो भोजपुर जिले के मुफलिस थाना इलाके के दोबाहा बाजार में फायरिंग की खबर सामने आई। फायरिंग के दौरान एक साइकिल दुकानदार को गोली लगी। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। मामले की जानकारी मिलते ही पहुंची पुलिस की टीम ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायल दुकानदार ने बताया है कि एक ट्रैक्टर वाले ने उसकी दुकान के आगे ट्रैक्टर लगा दिया था। तभी एक बाइक पर 2 हथियारबंद बदमाश आए और ट्रैक्टर चालक पर फायरिंग कर दी, लेकिन गोली उसे लग गई। वारदात के बाद बदमाश आरा की ओर भाग निकले। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार बदमाशों की तलाश में जुट गई है। कहाँ जा रहे थे आप? हम दुकान पर रही। क्या चीज का दुकान है? साइकिल के। अच्छा, साइकिल बनाते हैं? हाँ, मुझे हम अपन दुकान पर रही, कल गोली चलौल सा ओकर के मारे खातिर हमारे लाग गई। क्या नाम हुआ आपका? मोटरसाइकिल पर ना। क्या नाम है आपका? हमार नाम हो ऋषभ पाटन कहला लोग रमेश्वर नाम हो। आप पिताजी? पिता स्वर्गीय छठी लाल साहब। आपका खाली रमेश्वर नाम है? रमेश्वर प्रसाद सोनी। अच्छा, घर बात गरियाबंद की कर लेते हैं, जहां टाइगर रिजर्व की टीम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। इस दौरान गांव के 12 घरों में टीम ने छापा मारा है। तो गरियाबंद के उदंती सीमा नदी टाइगर रिजर्व की टीम का एक्शन देखने को मिला। टीम ने अभ्यारण्य की सीमा से लगे ओडिशा में नवरंगपुर वन मंडल के सोनपुर गांव में 12 घरों में छापेमारी की। घरों में से भारी मात्रा में सागौन का फर्नीचर और लकड़ी जब्त की गई। जब्त फर्नीचर की कीमत करीबन 8 लाख की बताई जा रही है। दरअसल वन अमले को सूचना मिली थी कि अभ्यारण्य इलाके में मौजूद सागौन के पेड़ की अवैध कटाई की गई है। कार्रवाई के दौरान 12 आरोपी भागने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश की जा रही है, जिसके बाद छापेमारी की गई है। सोनपुर करके जगह है, हमारे उड़ीसा क्षेत्र में पड़ता है। ये हमारे उदंती सीतानी टाइगर रिजर्व से 10 किलोमीटर दूर हमारे इको सेंसिटिव जोन में आता है। तो वहाँ हमें कुछ दिनों से खबर मिल रही थी मुखबिरों के माध्यम से कि यहाँ पर जो है लकड़ी तस्करी हो रही है। इसमें हो सकता है कि उड़ीसा के जंगलों से भी आ रहा हो और अपने उदंती के जंगलों से भी लकड़ी आ रही हो। तो हमने जो है वहाँ के डीएफओ जो है नवरंगपुर के प्रताप कोटापल्ली जी, उनके साथ एक जॉइंट ऑपरेशन प्लान किया कल 26 तारीख को, और वहाँ से जो है काफ़ी मात्रा में सागौन, चेरान और सेमी फिनिश जो वुड आइटम्स हैं उसको जो है जब्त किया है। लेकिन जो है वहाँ के गांव वाले एक्चुअली सभी जो है पूरा गांव ही इकट्ठा था उसमें। हमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि पूरा गांव ही संलिप्त है उसमें।
तो हमें कार्रवाई करने से भी काफ़ी देर जो है रोका गया, 1-1.5 घंटे हम वहाँ बैठे रहे, इंतजार करते थे, लेकिन फिर बाद में जो है कार्रवाई की गई। लेकिन उतनी देर में जो है मौका पाकर वो 12 अपराधी जो है वो फरार हो गए, जिनकी बुलेटिन में बात कर लेते हैं गरियाबंद की, जहां भूतभेड़ा में स्थित मिडिल स्कूल अब हाई स्कूल बन चुका है। तो गरियाबंद के आदिवासी ब्लॉक में मेनपुर के भूतभेड़ा के गांव वालों की लंबी लड़ाई आखिरकार रंग लाई। गांव मिडिल स्कूल को हाई स्कूल से अपग्रेड कर दिया गया है, जिसका शुभारंभ जिला पंचायत उपाध्यक्ष संगम नेताम ने किया। इस स्कूल की मांग साल 2011 से हो रही थी, क्योंकि भूतभेड़ा में 5 किलोमीटर की प्रांति में मौजूद 6 मिडिल स्कूलों के बच्चों को हाई स्कूल की पढ़ाई करने के लिए 15 से 20 किलोमीटर का सफर तय कर शोभा गांव जाना होता था, जहां जंगली रास्ते में जानवरों के खतरे के डर से ज्यादातर लोग अपने बच्चों की पढ़ाई बंद करा देते थे। जहां पूर्ववर्ती सरकार के दौरान ग्रामीणों ने हाई स्कूल के लिए पदयात्रा निकाली थी, लेकिन अब जाकर इनकी मांग पूरी की गई है और अब स्कूल को मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया है। प्रदेश में हमारे मुखिया भूपेश बघेल से हम लंबे समय से मांग करते आ रहे थे और आज हमारा मांग पूरा हुआ है और हाई स्कूल का यूनियन हुआ है। उसके लिए मैं तहे दिल से भूपेश सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और निश्चित तौर पे लंबे समय से राजापुरा क्षेत्र के भूतभेड़ा वासी लंबे समय से हाई स्कूल की मांग करते आ रहे थे। भूपेश सरकार ने उन वादों को पूरा किया। पिछले वर्ष ही मुलाकात हुई थी क्षेत्रवासी की एक प्रतिनिधिमंडल और उन्होंने कहा था कि मैं बहुत जल्द आप लोगों की मांग को पूरा करूंगा और कल आदेश जारी हुआ है और निश्चित तौर पर क्षेत्रवासी बहुत खुश है। एक बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे रखा गया था और आज शुभारंभ हुआ है। मैं क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ हाई स्कूल खोलने की और साथ ही साथ मैं भूपेश बघेल सरकार को बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस नक्सल प्रभावित एरिया की पीड़ा को समझा और सुना और लंबे समय से मांग को उन्होंने पूरा किया है। तो बुलेटिन में बात जगदलपुर की कर लेते हैं, जहां पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक ने संबोधन किया। बता दें कि जगदलपुर में विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की डेरी गड़ाई की रस्म पूरी की गई। पूजा में शामिल होने के लिए जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन भी पहुंचे थे, जहां 75 दिनों तक चलने वाली विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की दूसरी प्रमुख रस्म डेरी गड़ाई सिरहा सार भवन में पूरी हुई। इस रस्म के साथ ही नए रथ का निर्माण भी शुरू किया गया, जहां मंदिर के पुजारियों ने बीरिंगपाल के लाई गई साल की लकड़ियों को विधि विधान पूर्वक मंजोरतार करके साथ पवित्र हुए हल्दी चंदन सिंदूर का लेप लगाकर सफेद कपड़ों में लपेटा और सिर हसार भवन के 2 खंभों में बांधा। इस दौरान विधायक रेखचंद ने बताया है कि बीते 600 सालों से भी ज्यादा वक्त से ये रस्म निभाई जा रही है। हमारे बस्तर का विश्व प्रसिद्ध दशहरा जो कि लगातार 75 दिनों तक बड़े उत्साह के साथ माता की पूजा अर्चना करके मनाया जाता है और दशहरा जो हमारा पर्व है इसकी पहली पूजा पाठ यात्रा के रूप में होती है और आज ये दूसरी पूजा जिसे डेरी गड़ाई के रस्म के नाम से जाना जाता है और डेरी गड़ाई पूजा में बीरिंगपाल से लकड़ी लाई जाती है जिसे डेरी कहा जाता है। इसे विधि विधान से यहाँ पूजा की जाती है और भक्ति भाव से उसको स्थापित किया जाता है और आगे हमारा दशहरा पर्व मनाने के लिए रथ बनाने के लिए लकड़ी को लाने की अनुमति ली जाती है और ये कार्यक्रम आज से इस कार्यक्रम के बाद अब आगे का कार्यक्रम शुरू होगा। आज से शुरू हो गया है डेरी गड़ाई कार्यक्रम। आज सभी उपस्थित मांझी चालकी मेंबरिन के उपस्थित समक्षम में और उपाध्यक्ष के उपस्थिति में आज संपन्न कराया गया है। सिरहा भवन में इस कार्यक्रम का आज संपन्न किया गया है। 14 तारीख से जो हमारा दशहरा जो शुरू होगा इसके लिए जो 25 गाँवों से जो लकड़ी आ रही है वो लकड़ी जो है आज से आना शुरू हो जाएगा। हमारा रथ का कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाएगा। जैसे हमेशा से अपेक्षा रही है कि इस दशहरा का जो माहौल है एक हर्षोल्लास का माहौल बनती है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात फरीदाबाद की। बता दें कि फरीदाबाद में मिनी सेक्रेटेरिएट में अधिकारियों के लेट पहुंचने का मामला सामने आया। तो फरीदाबाद बल्लभगढ़ में मिनी सेक्रेटेरिएट में सरकारी बाबू के लेट लतीफे का आलम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि यहाँ पर काम कराने आए लोगों को सरकारी बाबुओं का इंतजार करना पड़ता है, चाहे तहसीलदार की बात हो या नायब तहसीलदार, रजिस्ट्री डिपार्टमेंट की बात हो या पटवार घर की कोई भी ऐसा दफ्तर नहीं जिसमें कोई सरकारी बाबू समय पर आकर अपनी ड्यूटी निभाए। लोगों का आरोप है कि कोई भी सरकारी बाबू 10 बजे तक अपने सरकारी दफ्तर में नहीं आता है और अगर आ भी जाए
तो उसका काम समय पर नहीं शुरू किया जाता है। वहीं जब इस मामले को लेकर एसडीएम त्रिलोक चंद से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वो खुद समय से पहले अपने कार्यालय आ जाते हैं और कई बार वो खुद ही दफ्तरों का निरीक्षण भी करते हैं, जहां सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को भी समय पर कार्यालय पहुंचने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि अगर लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं तो निरीक्षण किया जाएगा, शिकायत सही मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार के पास आए। क्या काम कराने आए थे? कागज साइन कराने। क्या कोई अधिकारी मिला अभी तक? कोई नहीं। कितना समय हो रहा है? 9:33 हो रहे हैं, कोई अधिकारी अभी तक नहीं आया। कितनी देर से खड़े हो आप? 15 मिनट। 15 मिनट से, लेकिन अभी कोई भी नहीं है। अंदर देखा आपने कोई? अंदर कौन है? कोई नहीं। अभी मेरे संज्ञान में मामला आया क्योंकि मैं खुद 9 बजे से पहले यहाँ पहुँच जाता हूँ। अगर इस तरह की कोई पर्टिकुलर खबर है किसी अधिकारी के बारे में तो आप मेरे को बता दें, तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल आपकी बात सही है, आप सही कह रहे होंगे, लेकिन आपने मेरा भी दफ्तर देखा होगा कि मैं तो यहाँ 9 बजे से पहले था। और अगर इस तरह की कोई खबर है किसी के प्रति कोई आती है कंप्लेंट तो उसके खिलाफ अवश्य कार्रवाई होगी। जहाँ तक बात आपकी है कि 9 बजे, वैसे तो 9 बजे होना ही चाहिए, और जहाँ तक तहसील के कामकाज के बारे में आपने बताया कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार, एक तो आपकी जानकारी के लिए बता दें क्योंकि अभी एक हमारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे मिसमैच वेरिफिकेशन का काम भी चल रहा है, तो हो सकता है वो वहाँ पे गए होंगे, बाकी पता कर लेंगे क्योंकि 11 से 1। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।